वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं और उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। विपिन सर, जब हम इन 3 देशों को इन्वॉल्व होता हुआ हमने इस युद्ध में देखा, लेकिन हर बार ये कही जा रही थी बात शुरू से ही कि लड़ाई तो अमेरिका की थी ही नहीं। अमेरिका आखिर क्यों कूदा इस लड़ाई में? उसे इससे क्या लेना देना था? ग्रेटर इजराइल का सपना तो इजराइल का था, वो अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता था, उसने इन्वॉल्व कर लिया अमेरिका को। अमेरिका किस लालच में आखिर उसने इस युद्ध में कूदने का फैसला लिया? और अगर अब वो युद्ध में कूद चुका है तो फिर अब उसके हालात इतने खराब क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ट्रंप की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम तो सीज फायर पर भी फोकस करें, हम बातचीत भी कर रहे हैं, डिप्लोमेसी भी काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान बार बार पलटवार कर दे रहा है। सर, ऐसे कैसे चलेगा? पहले आप तो क्लियर होइए कि आपको क्या चाहिए। आप अपने आर्मी को कॉन्फिडेंस में सिर्फ तब लेकर के आ सकते हैं जब आपका माइंडसेट क्लियर हो। क्या यह हमला आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है? सीज फायर करना है या लड़ाई जारी रखनी है? देखिए, सबसे सर्वप्रथम कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बतौर राष्ट्रपति दूसरा कार्यकाल है वो वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो टैरिफ इंपोज कर रहे थे, वो अलग बात है कि उनको फटकार लगी अपने ही सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से। इट केम डाउन हेविली ऑन डोनाल्ड ट्रंप, हिज डिसीजन टू इंपोज हेफ्टी टैरिफ्स ऑन डिफरेंट नेशंस। सो एक ये एस्पेक्ट है, ये पहलू है। लेकिन साथ साथ देखिए, एक इतिहास उस बात का गवाह है। कुछ वर्ष पीछे जाए कि जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवाला देते हुए इराक पे हमला करा था, तो वहां पर क्या पाया, क्या हासिल करा अमेरिका ने? वही बात है कि अफगानिस्तान में जब ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट हुई, 20 साल अपने ट्रूप्स वहां पर लगाए, उसके बाद जगहसाई हुई कि दोबारा उनको वापस बुलाया गया। तो और उसके बाद वेनेजुएला के साथ क्या करा? तो यहाँ पर ये बातें इस समय, और एक तरफ से वो जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं इजराइल का, जो फिलिस्तीन के साथ उनका युद्ध है, और बिल्कुल हर जगह कूदे हुए हैं। तो यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि इस समय खुद ही हंसी के पात्र बने हुए डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पर अब $1 मिलियन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि इट विल बी जस्ट लाइक अ T20 मैच, ये 5-6-7 दिन तक चलेगा, हफ्ते भर। लेकिन 24वें दिन पे अगर ये मिडल ईस्ट एस्केलेशन आ गए और थमने का नाम नहीं ले रहे, तो अपने आप में जब जायजा ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इजराइल, ईरान, जो ये 3 प्रमुख मुल्क हैं इस समय, तो वो बिल्कुल सोच रहे हैं कि हु शुड ब्लिंक फर्स्ट नाउ, क्योंकि नाक का सवाल है, सबका अहम बीच में आ रहा है कि कौन करे। तो वो भी विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखिए, सूनर और लेटर ये सारे मुल्क ये रियलाइज करते हैं, इनको एहसास होगा इसमें सबसे ज्यादा फायदा चीन का होने वाला है। और अगर हम हिंदुस्तान के नजरिए से लें तो निश्चित बात है कि चिंता की बात है कि क्योंकि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, तो यहाँ पर अगर चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वो वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही मायने में फेंस सिटर है, और उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं है। इट वांट्स ताइवान और कई मुल्कों के साथ सीमा को लेकर वाद विवाद है चीन का। और अगर इसकी तुलना करें हिंदुस्तान से, हम लोग अमन पसंद मुल्क है। वो अलग बात है कि अगर दुश्मन पास नहीं आता, उसी की भाषा में जवाब देना भी जानते हैं, सक्षम है। तो ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, और हमें अपने सेना के शौर्य पे पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर अभी जरूरी बात है कि हम अपना हित भी देखें, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, साथ साथ सचेत रहने की भी आवश्यकता है। देयर इज नो नीड टू पैनिक एज ऑफ नाउ, क्योंकि जब प्रधानमंत्री, उनका जो नेतृत्व है, यहाँ पर आप सरकार की कमियां उजागर कर सकते हैं, ये विपक्ष को पूरा हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये क्योंकि सामान्य परिस्थितियां नहीं है, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स, वी मस्ट राइज अप टू द ओकेजन, वी मस्ट एक्सेप्ट द चैलेंज, एंड एवरी सिटीजन नीड्स टू बिकम अ वॉरियर। तभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात बड़ी अहम बोली कि जब कोरोना काल का दौर आया, लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो वहां पर भी हमने उस स्थिति से निपटे और यहाँ पर हम लोग उभरे। अगर हम अपनी आबादी को मद्देनजर रखें, स्वास्थ्य संसाधन जो थे हमारे, हम लोग डोनर नेशन बन के उभरे हैं। ये नए हिंदुस्तान की पहचान है, और यही अपेक्षा करी जाती है कि द नेशन शुड रैली बिहाइंड द गवर्नमेंट एंड रिपोज ऑल द फेथ on the decisions that the external affairs minister takes, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के हित की बात है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ मुद्दों पर अगर आश्वस्त करा गया है तो
तो मुझे लगता है धैर्य भी रखना पड़ेगा, भरोसा भी जताना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी इस बीच पेच इसलिए भी फंसा है कि जी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि दुनिया के पास संदेश जाए कि यहाँ पर वो ही वेंट डाउन ऑन हिज नीज और वो शांति का प्रस्ताव दे रहे हैं। एक तरफ तो गाजा पीस बोर्ड बना दिया और नोबेल पीस प्राइज चाहिए था उनको। वो अलग बात है कि यूक्रेन के युद्ध में भी, रूस और यूक्रेन में भी उनकी क्या भूमिका रही है, या फिलिस्तीन इजराइल के युद्ध में। तो ये इस समय जो उनका दूसरा कार्यकाल है वो वाकई में हैरान करने वाला है। ठीक है और अपने अंदर अंतरकलह घमासान मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर अभी चाहते हैं कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले, कोई ऐसा मुल्क। तो यहाँ पर इसमें कोई दो मत नहीं है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, क्योंकि चाइना की अपनी कूटनीति है। यहाँ पर देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपका बड़ा वरिष्ठ पैनल है, उनके अपने विचार है, कुछ हद तक मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं कि एक हिंदुस्तान के पास मौका है कि यहाँ पर वी कैन प्ले द रोल ऑफ अ पीस मेकर। एक ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं, उसमें हम ये सोचें कि कौन विरोध करेगा या कौन एक तरह से उस बात का मजाक उड़ाएगा कि अगर ये सीज फायर का उल्लंघन करा जाए। लेकिन देखिए, वो तो एनी पॉसिबिलिटी कैन बी देयर, लेकिन इस समय अगर हम वो करते हैं तो वाकई में एक वैश्विक स्तर पे बड़ा अच्छा संदेश आएगा कि ये जो मिडल ईस्ट एस्केलेशन है उस पे विराम लगाने में हिंदुस्तान ने पहल करी और अहम भूमिका निभाई। क्योंकि एक तरफ अगर महत्वाकांक्षाएं देखें, ठीक है, और इस चीज की डिमांड तो पूर्णिमा मैम भी काफी पहले कर चुकी है।